प्यारो बच्चों, हमारे YouTube चैनल के कोशिश CBSE क्लासेज में फिर से आपका स्वागत है। मैं क्लास 10th का फर्स्ट चैप्टर रियल नंबर का पार्ट पढ़ा रहा हूँ। मुझे 15 साल का टीचिंग एक्सपीरियंस है। वर्तमान में मैथ फैकल्टी में हम एकलव्य सेंट्रल स्कूल में सीनियर क्लास 9-10th में पढ़ाता हूँ। इसके साथ ऑन डिमांड हम बिहार बोर्ड के भी स्टूडेंट को पढ़ाते हैं। अगर आप लोगों में से किसी को ऑनलाइन या ऑफलाइन टीचिंग की ज़रूरत पड़े तो आप हमको हमारे मोबाइल नंबर 75-496-10769 पर कांटेक्ट कर सकते हैं। अब आप लोगों को हम क्लास 10th का फर्स्ट चैप्टर रियल नंबर का पार्ट लेमा पढ़ा रहा हूँ। तो सबसे पहले आप लोगों को लेमा के बारे में जानना है। जो लेमा किसको कहते हैं? लेमा का डिफिनेशन होता है एन अर्थमेटिक प्रूव्ड स्टेटमेंट यूज्ड फॉर प्रूविंग अनदर स्टेटमेंट इज कॉल्ड ए लेमा। मैथमेटिक्स के अर्थमेटिक पार्ट में यह ऐसा प्रूव्ड स्टेटमेंट है जिसका यूज किया जाता है अनदर स्टेटमेंट को प्रूव करने के लिए। जैसे कि एक एग्जांपल हम आपको बता रहे हैं, डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर इनटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर। अब ये जो स्टेटमेंट है ये ऑलरेडी प्रूव्ड स्टेटमेंट है। इसको ये प्रूव नहीं किया जाता है, इसका यूज किया जाता है डिवीजन को चेक करने के लिए मेरा राइट है या रॉन्ग है। तो इसमें ये जो लेमा जो है, लेमा के डिफिनेशन को ये फुलफिल कर रहा है। लेमा का डिफिनेशन आप जान रहे हैं क्या लिखा हुआ है। ये अर्थमेटिक का ये प्रूव्ड स्टेटमेंट है और इसका यूज किया जाता है अनदर स्टेटमेंट को प्रूव करने के लिए। ठीक है, तो आप लेमा समझ गए। आप लेमा के बाद आगे आपको हम बता रहे हैं एल्गोरिथम। एल्गोरिथम a series of अब इसके बाद लेमा के बाद हमको जानना है एल्गोरिथम के बारे में। तो एल्गोरिथम का डिफिनेशन होता है ए सीरीज ऑफ वेल डिफाइंड स्टेप्स विच गिव्स ए प्रोसीड्यूर और प्रोसेस टू सॉल्व ए टाइप ऑफ प्रॉब्लम इज कॉल्ड एन एल्गोरिथम। अब देखिए, इसमें ये स्टेप्स का ऐसा कलेक्शन है जो कि एक प्रोसेस देता है किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। तो एल्गोरिथम को हम इजी वर्ड में ऐसे कर सकते हैं, लेमा स्टेटमेंट है, उस लेमा स्टेटमेंट के साथ अगर हम स्टेप को इंक्लूड कर दें तो उसको हम कहते हैं एल्गोरिथम। तो एल्गोरिथम का डिफिनेशन क्या होगा? ए सीरीज ऑफ वेल डिफाइंड स्टेप्स विच गिव्स ए प्रोसीड्यूर टू सॉल्व ए टाइप ऑफ प्रॉब्लम इज कॉल्ड एन एल्गोरिथम। मतलब इसका मीनिंग ये हुआ, जो स्टेप का ये ऐसा कलेक्शन है जो कि एक प्रोसेस देता है किसी भी सम को सॉल्व करने के लिए। लेमा जो स्टेटमेंट है, लेमा स्टेटमेंट के साथ अगर हम स्टेप को भी इंक्लूड कर देते हैं तो उसे हम एल्गोरिथम कहते हैं। तो एल्गोरिथम आप समझ गए। अगर अब इसमें जो भी टॉपिक आपको हम पढ़ा रहे हैं
इसमें अगर आपको कोई कन्फ्यूजन हो या किसी टर्म को आप नहीं समझते हैं तो आप दोबारा भी रिपीट कर सकते हैं। हम आपके जो भी कन्फ्यूजन है, जो भी प्रॉब्लम है, उसको हम दोबारा भी सॉल्व करके आपको हम बताएंगे। ठीक है, तो एल्गोरिथम आप समझ गए। एल्गोरिथम में बस इसमें दो चीज़ आता है, स्टेटमेंट प्लस स्टेप्स। स्टेटमेंट समझ रहे हैं आप, ये अर्थमेटिक स्टेटमेंट यानी लेमा का जो अर्थमेटिक स्टेटमेंट है उसमें अगर हम स्टेप को इंक्लूड कर दें तो उसको हम कहते हैं एल्गोरिथम। एल्गोरिथम इजी वे में आप समझ गए होंगे। अर्थमेटिक स्टेटमेंट में अगर स्टेप को इंक्लूड कर दें तो उसको हम क्या बोलते हैं, एल्गोरिथम। ठीक है, इसका यूज क्या कहाँ होता है? इट इज यूज्ड टू फाइंड आउट HCF। HCF को फाइंड आउट करने के लिए एल्गोरिथम का यूज किया जाता है। और लेमा का यूज किया जाता है, आपको लेमा का यूज किया जाता है अरिथमेटिक सिंबॉलिक सम को सॉल्व करने के लिए। ये जानना है आपको। लेमा का यूज किया जाता है अरिथमेटिक सिंबॉलिक सम को सॉल्व करने के लिए और एल्गोरिथम का यूज किया जाता है HCF फाइंड आउट करने के लिए। समझ गए आप? चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो बस इसमें दो टॉपिक फर्स्ट चैप्टर में लेमा और एल्गोरिथम का यूज होता है सवाल में। तो लेमा आप समझ गए, ये अरिथमेटिक प्रूव्ड स्टेटमेंट है। इसका यूज किया जाता है अनदर स्टेटमेंट को प्रूव करने के लिए। और एल्गोरिथम जो है अरिथमेटिक प्रूव्ड स्टेटमेंट के साथ अगर स्टेप्स को भी इंक्लूड कर दे तो उसे हम एल्गोरिथम कहते हैं। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। यूक्लिड डिवीजन लेमा और यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम इसका शॉर्ट फॉर्म EDA, E फॉर यूक्लिड, D फॉर डिवीजन, A फॉर एल्गोरिथम। और इसका शॉर्ट फॉर्म EDL, E फॉर यूक्लिड, D फॉर डिवीजन, L फॉर लेमा। अब इसमें दो टर्म इसमें है, यूक्लिड डिवीजन लेमा और यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम। अब इसमें हमको ये जानना है यूक्लिड्स डिवीजन के लिए एक स्टेटमेंट दिए, वही स्टेटमेंट जो है उसी को हम यूक्लिड डिवीजन लेमा या यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम कहते हैं। अब इसके डिफिनेशन के बारे में हम लोग जाने। फॉर टू पॉजिटिव इंटीजर्स A and B, if there exists unique integer Q and R such that A equal to BQ plus R, where 0 less than R less than B. This statement is called EDL or EDA, means
यूक्लिड डिवीजन लेमा और यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम। यूक्लिड डिवीजन लेमा और यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम, इसका डिफिनेशन ये होगा, फॉर टू पॉजिटिव इंटीजर्स a and b, if there exists unique integer q and r such that a equal to bq plus r, where 0 less than r less than b, then this statement is called यूक्लिड डिवीजन लेमा और यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम। अब हमको ये चीज़ जानना है, ये पॉजिटिव इंटीजर के लिए होता है। अगर इसमें हम ऐसे लेके चले, ये दोनों पॉजिटिव इंटीजर जो है, इसमें से एक डिविडेंड है और दूसरा पॉजिटिव इंटीजर डिवाइजर है। डिवाइड करने पर हमको कॉसेंट क्या आता है, कॉसेंट हमको आता है q और रिमाइंडर हमको आता है r। अब आप जानते हैं डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर इंटू कॉसेंट प्लस रिमाइंडर। डिविडेंड इसमें क्या है a, डिवाइजर क्या है b और कॉसेंट है q, रिमाइंडर है r। इसका आप डेरिवेशन समझे आप। इसमें दो पॉजिटिव इंटीजर है a और b, तो अब a में अगर हम b से डिवाइड करते हैं तो कॉसेंट हमको क्या आता है q और रिमाइंडर हमको क्या आता है r। अब हम यूक्लिड डिवीजन लेमा से फॉर्मूला जानते हैं, डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर इंटू कॉसेंट प्लस रिमाइंडर। इस स्टेटमेंट में हम देख रहे हैं डिविडेंड क्या है मेरा, डिविडेंड मेरा है a, डिवाइजर मेरा क्या है, डिवाइजर है b। तो इसमें वैल्यू पुट करेंगे तो ये हो जाएगा a, डिवाइजर की जगह पर रखेंगे b, कॉसेंट है q और रिमाइंडर है r। a इक्वल टू हो गया b इंटू क्यू, तो बी क्यू हो गया प्लस r। तो कैसे स्टेटमेंट का डेरिवेशन हुआ वह समझ गए आप। a में अगर हम b से डिवाइड करते हैं, a और b दोनों क्या है आपको पॉजिटिव इंटीजर, तो आप ये समझ लीजिए जो यूक्लिड डिवीजन लेमा और यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम, यूक्लिड डिवीजन लेमा और यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम दोनों पॉजिटिव इंटीजर्स के लिए यूज होता है। इसमें a जो मेरा डिविडेंड है वो भी पॉजिटिव इंटीजर है, b जो मेरा डिवाइजर है वो भी पॉजिटिव है। इससे आप बोर्ड में एक क्वेश्चन बनता है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछा जाता है जो यूक्लिड डिवीजन इज यूज्ड फॉर, आपको दे देगा फॉर टू पॉजिटिव इंटीजर्स, b में आपको दे देगा फॉर टू नेगेटिव इंटीजर्स, c में आपको दे देगा वन पॉजिटिव अनदर नेगेटिव, d में दे देगा नन ऑफ दीज। आपको ये रिप्लाई देना है जो दोनों क्या होगा पॉजिटिव इंटीजर। हमेशा आपको याद रखना है जो यूक्लिड डिवीजन लेमा या यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम, ये जो स्टेटमेंट है ये सिर्फ पॉजिटिव इंटीजर्स के लिए ही यूज होता है। समझ गए आप। तो बस इसके बारे में ये जानिए, यूक्लिड डिवीजन के लिए जो अर्थमेटिक स्टेटमेंट दिए उसी स्टेटमेंट को हम कहते हैं यूक्लिड डिवीजन लेमा या यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम। तो वह स्टेटमेंट क्या दिए, a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। तो आप शॉर्ट फॉर्म में ये भी समझ सकते हैं जो a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर जो है, इसी स्टेटमेंट को हम यूक्लिड डिवीजन लेमा या यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम कहते हैं। तो डिफिनेशन के लिए आपको ये समझना पड़ेगा जो दो पॉजिटिव इंटीजर्स, क्या दो पॉजिटिव इंटीजर्स है, for two positive integers a and b, if there exist unique integers q and r such that a equal to bq plus r, हमेशा ध्यान देना है इसमें रिमाइंडर जो होगा, रिमाइंडर जीरो और डिवाइजर के बिटवीन लाई करता है। तो जीरो से स्टार्ट होता है रिमाइंडर और डिवाइजर से स्मॉलर होता है। ठीक है, तो बस हमरा ये जो पहला आपको जो हम स्टेटमेंट बताए थे, डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर इंटू कॉसेंट प्लस रिमाइंडर, इसी स्टेटमेंट से इसका डेरिवेशन होता है। तो इसका स्टेटमेंट आपको हम पहले बताए, स्टेटमेंट क्या था, इससे स्टेटमेंट बना था a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। इसी स्टेटमेंट को हम क्या बोलते हैं, यूक्लिड डिवीजन लेमा और यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम, दोनों जो है सेम है। ठीक है, लेकिन पार्टली अगर इसमें हम लेमा का अलग यूज होता है और एल्गोरिथम का अलग यूज होता है। जैसा कि आपको मैंने पहले बताया, लेमा का यूज किया जाता है अर्थमेटिक सिंबॉलिक सम को सॉल्व करने के लिए और एल्गोरिथम का यूज किया जाता है HCF को फाइंड आउट करने के लिए।
तो समझ गए आप यूक्लिड डिवीजन लेमा। तो यूक्लिड डिवीजन लेमा को आप शॉर्ट फॉर्म में क्या बोलेंगे, ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। अगर इसको डिटेल में आप बताएंगे तो क्या हो गया, जो दो पॉजिटिव इंटीजर ए और बी के लिए अगर कोई यूनिक इंटीजर क्यू और आर इस प्रकार हो कि ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, तो इस स्टेटमेंट को हम कहते हैं यूक्लिड डिवीजन लेमा और यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम। ठीक है, समझ गए होंगे आप। अब आगे चैप्टर में इसका यूज कैसे किया जाता है वह सवाल में आपको हम सॉल्व करके बताते हैं। एनसीईआरटी क्लास 10th का फर्स्ट चैप्टर में स्टार्ट कर रहे हैं, रियल नंबर। ये फर्स्ट चैप्टर है, एक्सरसाइज 1.1। इसका फर्स्ट क्वेश्चन है यूज यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम to find out HCF फर्स्ट सम है आपको 135 एंड 225। इसको अगर हम सॉल्व करेंगे हमको ये देखना पड़ेगा इसमें ग्रेटर नंबर कौन है। ग्रेटर नंबर है 225, किससे ग्रेटर है 135 से। ग्रेटर नंबर जो है मेरा डिविडेंड के रूप में यूज होता है और स्मॉलर नंबर मेरा डिवाइजर के रूप में यूज होता है। तो हम आपको बताए थे एल्गोरिथम में स्टेटमेंट और स्टेप दोनों को इंक्लूड किया जाता है। स्टेटमेंट आप जान रहे हैं, डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर इंटू कॉसेंट प्लस रिमाइंडर, इस स्टेटमेंट का यूज किया जाता है। और उसको अगर हम स्टेप वाइज हम यूज करते जाएंगे तो उसको हम क्या बोलेंगे, एल्गोरिथम। अब देखिए यहाँ पर हम एक रफ स्केच हम कर रहे हैं। 135 से 225 में डिवाइड करेंगे, 1 टाइम्स में लगेगा, रिमाइंडर हो जाएगा 90। अब डिविडेंड इक्वल टू हम क्या जानते हैं, डिवाइजर इंटू कॉसेंट प्लस रिमाइंडर। डिविडेंड इसमें मेरा क्या है 225, डिवाइजर क्या है 135 इंटू कॉसेंट हो गया 1 प्लस रिमाइंडर क्या हो गया 90। जब तक एग्जैक्टली डिविजिबल नहीं होगा तब तक इसको हम डिवाइड करते रहेंगे। जिस स्टेप में ये एग्जैक्टली डिविजिबल हो जाएगा उस स्टेप के डिवाइजर को हम एचसीएफ कहेंगे। तो मेरा इसमें फर्स्ट स्टेप हो गया स्टेप 1, क्या हो गया स्टेप 1 225 इक्वल टू 135 इंटू 1 प्लस 90। हमको ये दिखाना है रिमाइंडर 0 नहीं आया। हम आपको पहले बताए जब तक रिमाइंडर 0 नहीं आएगा तब तक इसको हम डिवाइड करते रहेंगे। तो अब स्टेप 2 में भी हमको डिवाइड करना पड़ेगा। स्टेप 2 में जो हम डिवाइड करेंगे, किससे डिवाइड करेंगे, रिमाइंडर से डिवाइड करेंगे। और किसको डिवाइड करेंगे, डिवाइजर को। डिवाइजर मेरा क्या है 135, इसमें डिवाइड करेंगे 1 टाइम्स में लगेगा, रिमाइंडर क्या हो गया 45। अब स्टेप 2 में हम लिखेंगे यहाँ पर डिविडेंड इक्वल टू, डिविडेंड मेरा क्या है 135, डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर इंटू कॉसेंट। तो डिवाइजर मेरा हो गया 90 इंटू कॉसेंट हो गया 1 प्लस इसमें रिमाइंडर क्या आया 45। तो यहाँ भी रिमाइंडर 0 नहीं आया, इसलिए मेरा डिवीजन प्रोसीड्यूर, मेरा डिवीजन प्रोसेस कंटिन्यू रहेगा। हम बताए थे आपको जब तक रिमाइंडर 0 नहीं आता है तब तक इसको डिवीजन प्रोसेस को हम कंटिन्यू रखेंगे। अब थर्ड स्टेप में हम डिवाइड करेंगे। थर्ड स्टेप में स्टेप 3 में मेरा रिमाइंडर क्या आया था 45।
45 से डिवाइजर क्या है 90 को डिवाइड करेंगे। 45 टू जा क्या होता है 90। अब बताइए इसमें रिमाइंडर क्या आया 0। तो हम बताए थे जिस स्टेप में रिमाइंडर 0 आता है इसका मीनिंग ये है ये एग्जैक्टली डिविजिबल है। उस स्टेप के डिवाइजर को हम क्या बोलते हैं HCF। तो यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं HCF हमको क्या फाइंड आउट हुआ 45। फिर अब एल्गोरिथम का हमको यूज करना है। एल्गोरिथम हम आपको बताए थे स्टेटमेंट का भी यूज करेंगे। ये स्टेटमेंट हुआ डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर इंटू कॉसेंट प्लस रिमाइंडर और स्टेटमेंट में स्टेप को इंक्लूड कर देंगे तो इसको हम क्या बोलेंगे एल्गोरिथम। तो यहाँ देख रहे हैं स्टेटमेंट भी है और स्टेप दोनों को इंक्लूड किए हैं इसलिए इसको हम क्या बोलेंगे एल्गोरिथम। तो थर्ड स्टेप में डिविडेंड इक्वल टू क्या हो जाएगा डिवाइजर इंटू कॉसेंट प्लस रिमाइंडर। डिविडेंड इसमें क्या है 90 और डिवाइजर क्या है 45। कॉसेंट हो गया 2 प्लस रिमाइंडर हुआ 0। तो लिखेंगे स्टेप 3 90 इक्वल टू 45 इंटू 2 प्लस 0। यहाँ रिमाइंडर इक्वल टू हो गया 0। हम आपको बताए थे जिस स्टेप में रिमाइंडर 0 आएगा उस स्टेप का डिवाइजर क्या होगा इसका HCF होगा। तो यहाँ पर हमको लैंग्वेज के द्वारा क्लियर करना पड़ेगा। लिखेंगे हेयर रिमाइंडर कम्स 0 सो वी स्टॉप डिवीजन प्रोसेस। अब इस स्टेप में हम डिवीजन प्रोसेस को हम स्टॉप कर दिए और इस स्टेप का जो डिवाइजर होगा वह क्या हो जाएगा HCF। देयरफॉर HCF इक्वल टू 45। समझ गए आप। तो एल्गोरिथम के लिए हमको फिर से हम बता देते हैं। इसमें हमको देखना है जो अगर हमको 2 नंबर का HCF फाइंड आउट करने के लिए दिया है लार्जर नंबर जो होगा वह डिविडेंड होगा स्मॉलर नंबर जो होगा वह डिवाइजर होगा। स्मॉलर नंबर से इसको डिवाइड करेंगे और हम अर्थमेटिक स्टेटमेंट डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर इंटू कॉसेंट प्लस रिमाइंडर ये अर्थमेटिक स्टेटमेंट और स्टेप दोनों को इंक्लूड करेंगे। जैसा कि आपको हम पहले बता दिए थे जो ज्योमेट्रिक ये अर्थमेटिक स्टेटमेंट के साथ अगर हम स्टेप का भी यानी लेमा के साथ स्टेप को भी इंक्लूड कर देते हैं तो इसको हम क्या बोलते हैं एल्गोरिथम। यहाँ पर हम देखें रिमाइंडर 0 नहीं आया तो फिर सेकेंड स्टेप में मेरा डिवीजन प्रोसेस कंटिन्यू रहा तो फिर इसमें रिमाइंडर से हम डिवाइड किए तो इसमें रिमाइंडर इसमें भी हम देखें रिमाइंडर 0 नहीं आया फिर इसको हम थर्ड स्टेप में डिवाइड किए देख रहे हैं यहाँ पर रिमाइंडर 0 आया। अब इस स्टेप की डिवाइजर को हम HCF बोलेंगे। यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम मेथड से HCF फाइंड आउट करने का यही शॉर्ट प्रोसेस है। इससे इसको आप सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है हमको विश्वास है आप समझ गए होंगे। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब आपको हम क्वेश्चन नंबर 2 बता रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 2 के तरह ही सारा सम है ये आपके हम होमवर्क के लिए देंगे। पहले क्वेश्चन नंबर 2 आपको हम समझा देते हैं और क्वेश्चन नंबर 2 के बाद क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5 सब इसी मेथड से बनेगा। तो क्वेश्चन नंबर 2 लिखते हैं हम पहले सो दैट एवरी पॉजिटिव odd integer is of the form 6q plus 1 or 6q plus 3 or 6q plus 5 for some integer q। यहाँ पर q कौन सी है इंटीजर है। अब देखिए इस सवाल को सॉल्व करने के लिए 2 मेथड का यूज किया जाता है। एक मेथड आपको हम बताते हैं ये मेथड काफ़ी इजी है। इस टाइप के सवाल को आप सॉल्व करने के लिए अब इसमें 4 टर्म लिखेंगे। फर्स्ट टर्म डिविडेंड फिर उसके बाद डिवाइजर
फिर उसके बाद कोसेंट, फिर उसके बाद रिमाइंडर। अब हमको एक चीज़ जानना है, कोसेंट के लिए इसका सिंबल Q लेंगे, रिमाइंडर के लिए इसका सिंबल R लेंगे, डिविडेंड को X मानेंगे। इस टाइप का कोई भी सवाल को अगर आप सॉल्व करते हैं तो सभी सवाल के लिए कॉमन टर्म होता है डिविडेंड। अब किसी भी सवाल को सॉल्व कीजिए, डिविडेंड को X माना जाता है, कोसेंट को Q, रिमाइंडर को आप R माना जाता है। चाहे क्वेश्चन नंबर 2 बनाएंगे आप, क्वेश्चन नंबर 4 बनाएंगे या क्वेश्चन नंबर 5 बनाएंगे, सबके लिए सेम प्रोसेस होगा। बस इसमें एक चीज़ चेंज होता है, डिवाइजर क्या होगा। तो डिवाइजर के लिए हमको देखना है जो वेरिएबल टर्म है, वेरिएबल टर्म का कोएफिशिएंट 6Q में कोएफिशिएंट हो गया 6। कोएफिशिएंट का डिफिनेशन आप जानते होंगे। कोएफिशिएंट हुआ किसी भी वेरिएबल टर्म में न्यूमेरिकल फैक्टर जो है इसको हम कोएफिशिएंट बोलते हैं। तो 6Q + 1 में वेरिएबल टर्म 6Q है, इसमें भी वेरिएबल टर्म 6Q है, इसमें भी वेरिएबल टर्म 6Q है। तो जो कोएफिशिएंट होगा वही डिवाइजर होगा। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कोएफिशिएंट क्या है 6, इसलिए डिवाइजर भी इसमें क्या हो जाएगा 6। अब इसमें हम लिखेंगे 9 बाय यूक्लिड डिवीजन लेमा। सिर्फ स्टेटमेंट का अगर यूज होगा तो वहाँ पर हम यूक्लिड डिवीजन लेमा का यूज करेंगे। स्टेटमेंट आप जानते हैं, डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर इंटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर। डिविडेंड आपका क्या है, डिविडेंड है X, डिवाइजर क्या है 6, कोसेंट Q प्लस रिमाइंडर क्या है R। हम आपको बताए थे रिमाइंडर जो होगा 0 और डिवाइजर के बीच लय करेगा। तो डिवाइजर आपका क्या है 6, तो ये 0 और 6 के बिटवीन लय कर रहा है। X इक्वल टू हमको क्या आया 6Q + R। इसका मतलब क्या होगा, रिमाइंडर 0 से लेकर 6 से स्मॉलर होगा। तो 0 से लेकर के 6 से स्मॉलर जो होगा X इक्वल टू 6Q + R एंड रिमाइंडर क्या होगा आपको 6 से स्मॉलर। 6 से स्मॉलर होगा 3, 4, 5 तक। ठीक है, यहाँ पर हम देख रहे हैं। अब क्या होगा, स्टेप वाइज हम अलग अलग रिमाइंडर का वैल्यू पुटअप करते जाएंगे। इससे हमको पॉजिटिव इंटीजर ऑब्टेन होगा, जिसको हम कहते हैं कंजुगेटिव पॉजिटिव इंटीजर्स। यहाँ तक आप समझ गए होंगे। तो इस टाइप के सवाल को सॉल्व करने के लिए आप 4 टर्म लिखिए, डिविडेंड, डिवाइजर, कोसेंट और रिमाइंडर। हम अभी आपको बताए थे कोसेंट के लिए Q सिंबल लिखेंगे, रिमाइंडर के लिए R और डिविडेंड के लिए X। डिवाइजर लिखा जाता है इसमें जो कोएफिशिएंट है, इसका कोएफिशिएंट 6 है, इसलिए डिवाइजर इसमें क्या होगा 6। अब हम जानते हैं यूक्लिड डिवीजन लेमा से डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर इंटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर। तो डिविडेंड का वैल्यू हम क्या पुटअप करेंगे X, डिवाइजर क्या है इसमें 6, तो 6 इंटू कोसेंट Q हो गया और प्लस रिमाइंडर हो गया R। तो रिमाइंडर 0 और डिवाइजर के बिटवीन लय करेगा। तो 0 और डिवाइजर 6 है, इसके बिटवीन लय करेगा। तो रिमाइंडर क्या होगा 0 से 6 से स्मॉलर 5 तक। तो 0 से लेकर के आपको हो गया 5 तक। यहाँ तक आप समझ गए होंगे। अब इसी सवाल को हम आगे बढ़ाते हैं। हमको क्या आया था इसमें, X इक्वल टू 6Q + R एंड R इक्वल टू 0, 1, 2, 3, 4, 5। अब इसमें हम अलग अलग स्टेप में इसका रिमाइंडर का वैल्यू पुट करेंगे। 6Q प्लस रिमाइंडर के लिए हम 0 पुट करेंगे, 6Q प्लस रिमाइंडर के लिए 1 पुट करेंगे, 6Q प्लस रिमाइंडर के लिए हम 2 पुट करेंगे, 6Q प्लस रिमाइंडर के लिए हम 3 पुट करेंगे, 6Q प्लस रिमाइंडर के लिए हम 4 पुट करेंगे, 6Q प्लस रिमाइंडर के लिए हम 5 पुट करेंगे। इसमें पॉजिटिव इंटीजर हमको क्या ऑब्टेन हुआ 6Q, 6Q + 1, 6Q + 2, 6Q + 3, 6Q + 4, 6Q + 5। इसी को हम सॉल्व किए। 6Q में 0 ऐड करेंगे तो वही होगा 6Q होगा, 6Q प्लस और रेस्ट जो भी नंबर है उसको हम सीधे नीचे लिख लेते हैं। इसमें ये क्या है आपको कॉन्जुगेटिव पॉजिटिव इंटीजर। अब आप जानते हैं कॉन्जुगेटिव पॉजिटिव इंटीजर जो होता है, जैसे हम काउंटिंग नंबर लेते हैं
तो कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर में जैसे हम 1 लिए तो 1 क्या है, ओड नंबर। उस 1 के बाद क्या आता है 2 कौन सी है, इवन नंबर। 2 के बाद हम क्या आता है 3 कौन सी है, ओड नंबर। तो कंसेक्यूटिव इंटीजर्स में कुछ इवन होता है, कुछ ओड होता है। इसी तरह से इसमें हमको ढूंढना है इवन कौन है। जो नंबर 2 से डिविजिबल होगा उसको हम क्या बोलेंगे, इवन। तो दूसरा इवन नंबर क्या होगा, उसमें हम 2 ऐड करते जाएंगे। 6 में 2 ऐड करेंगे, सेकेंड इवन इंटीजर क्या होगा 6 + 2। फिर नेक्स्ट इवन इंटीजर के लिए फिर 6 + 2 में हम फिर 2 ऐड करेंगे, तो क्या हो जाएगा 6 + 4। आप जानते हैं इवन इंटीजर में 2 का डिफरेंस होता है। तो जो भी हम इवन इंटीजर, सक्सेसिव इवन इंटीजर ऑब्टेन करना चाहेंगे, तो फर्स्ट इंटीजर इवन इंटीजर हमको मालूम है 6q, तो उसके बाद वाला इवन इंटीजर क्या होगा, तो उसमें 2 ऐड कर देंगे तो 6q + 2। उसके बाद वाला इवन इंटीजर क्या होगा 6q + 2 में फिर 2 ऐड कीजिए आप, 6q + 4 होगा। तो रेस्ट जो भी नंबर है वो ओड इंटीजर है। तो ओड इंटीजर क्या होगी आपका 6q + 1, 6q + 3, 6q + 5। अब क्वेश्चन में आपका यही कह रहा है जो ओड इंटीजर किस फॉर्म में होगा, 6q + 1 के फॉर्म में, या 6q + 3 के फॉर्म में होगा, या 6q + 5 के फॉर्म में होगा। ठीक है, तो अब इसी को आपको लैंग्वेज में रिप्रेजेंट कर देना है। तो ये लिखना है हेयर 6q + 2 एंड 6q + 4 आर डिविजिबल बाय 2, so they are even integers while 6q + 1, 6q + 3, 6q + 5 are odd integers। तो क्या देखे आप, एवरी पॉजिटिव ओड इंटीजर जो है किस फॉर्म में आया 6q + 1, 6q + 3 और 6q + 5। जैसा कि इसमें भी आपको हम बताए थे ये और ये इवन इंटीजर है, तो रेस्ट बचा हुआ नंबर क्या है ओड इंटीजर। तो ओड इंटीजर मेरा फर्स्ट क्या है 6q + 1, उस ओड इंटीजर क्या है 6q + 3 और 6q + 5। अगर हम एवरी पॉजिटिव इंटीजर आएंगे तो इसी 3 फॉर्म में से कोई एक फॉर्म में होगा, या तो 6q + 1 होगा, या 6q + 3 होगा, या 6q + 5 होगा। ठीक है, इसी को अब हम रिपीट करेंगे। तो क्या लिखेंगे हम अपना लास्ट स्टेप, हेंस एवरी पॉजिटिव ओड इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म। इसका क्या फॉर्म है देख रहे हैं आप, 6q + 1 और 6q + 3 और 6q + 5 फॉर सम इंटीजर q कौन सी है, इंटीजर है। समझ गए आप, क्वेश्चन मेरा यही था एवरी पॉजिटिव इंटीजर किस फॉर्म में होगा, 6q + 1 के फॉर्म में, 6q + 3 के फॉर्म में, या 6q + 5। इसमें से कोई भी अगर इवन ओड इंटीजर लेते हैं तो इसी 3 में से किसी एक फॉर्म पर होगा। तो क्वेश्चन आपका यही था, जो पॉजिटिव ओड इंटीजर इस फॉर्म में होगा, इसको प्रूफ करके दिखाना था। ऐसे इसका प्रूफ होगा। आप लोग अच्छी तरह से समझ गए होंगे। अब इसी पर ये एक्सरसाइज 1.1 आपको बन जाएगा। ये 1.1 आपको हम होमवर्क देते हैं। प्यारे बच्चे, आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और चैप्टर 1.1 के सारे क्वेश्चन बनाकर आंसर जो है कमेंट बॉक्स में लिख दें। जो क्वेश्चन नहीं होता है उसे लिखकर भेजें, अगले व्यू में उस सॉल्यूशन को सॉल्व किया जाएगा। अगर मेरे पढ़ाने का तरीका आपको अच्छा लगा हो तो मेरा मोबाइल नंबर आपको मालूम है 7549610769। ये मेरे मोबाइल नंबर पर आप मैसेज के द्वारा दर्शा सकते हैं।
आप अपने दोस्तों को बोलिए, दोस्तों से शेयर कीजिए। और अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो आपके प्रॉब्लम को हम अगले स्टेप में सॉल्व करेंगे। आपको जो भी प्रॉब्लम होगी आपके हम हर एक प्रॉब्लम को सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। हमारी प्रयास ये रहेगी कि मैथमेटिक्स से आपको डर नहीं लगे, मैथमेटिक्स आपको इजी वे में बन जाए। हम आपके साथ प्रतिबद्ध हैं, आपको मैथ में कोई प्रॉब्लम नहीं होने देंगे। आप हमसे जुड़ करके देखें। इन्हीं शब्दों के साथ थैंक्स।